हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 23 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वेल्सपन वन लॉजिस्टिक पार्क्स द्वारा इंडिया का पहला वेयर हाउसिंग फंड अनाउंस किया गया है। आपको बताना है इस वेयर हाउसिंग फंड का टारगेट साइज क्या है। तो इसका टारगेट साइज है 500 करोड़। कितना है? 500 करोड़। ये देख लीजिए, वेल्सपन वन लॉजिस्टिक पार्क्स द्वारा अपना पहला अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अनाउंस किया गया है। ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ये इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट सेक्टर के लिए है, मोस्टली वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंडिया का फर्स्ट वेयर हाउसिंग फंड। सेबी द्वारा इसको कैटेगरी 2 के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर रजिस्टर किया गया है, जिसका टारगेट साइज क्या है? 500 करोड़। 4 वर्षों के लिए फंड है और हर्डल रेट क्या होंगे इसके? 15%। वेल्सपन वन लॉजिस्टिक पार्क ने इसको लॉन्च किया है, इंडिया के पहले वेयर हाउसिंग फंड को। ये वेल्सपन वन कहाँ स्थित है? तो मुंबई बेस्ड एक रियल एस्टेट फाइनेंस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितेश तिवारी को रिसेंटली इस कंपनी ने अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, साथ ही साथ बोर्ड मेंबर में शामिल किया है। तो रितेश तिवारी को रिसेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, किसने? हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस अपॉइंट किया गया है। ये देख लीजिए, ये हैं आपके रितेश तिवारी। इनको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस, साथ ही साथ बोर्ड मेंबर अपॉइंट किया गया है। रितेश तिवारी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे। रितेश तिवारी ने रिप्लेस किसको किया है? तो श्रीनिवास पाठक को रिप्लेस कर दिया है। और जो अब श्रीनिवास पाठक हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के लंदन हेडक्वार्टर में फिनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे। तो श्रीनिवास पाठक लंदन शिफ्ट हो गए हैं और उनको रिप्लेस किया है रितेश तिवारी ने। बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और सीईओ कौन है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के? संजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली प्रगति मीटिंग का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो प्रगति मीटिंग रिसेंटली इसका 35वां, कौन सा? 35वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ये देखिए, पीएम मोदी द्वारा 35वीं मीटिंग जो हुई थी प्रगति की, उसको चेयर किया गया। इसमें कई सारे प्रोजेक्ट से ग्रीवेंसेस थे और प्रोग्राम, उनकी जो है रिव्यू किया गया। प्रगति इसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। 2015 में लॉन्च की गई थी। इसमें जो भी गवर्नमेंट स्कीम होती है या कोई भी उसका शिकायत होता है तो उसका निराकरण किया जाता है और रिव्यू किया जाता है सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का। ये जो प्रगति मीटिंग होती है ये महीने में एक बार 4th वेडनेसडे को होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्री होंगे तभी होंगे। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रगति जो इंटरेक्शन हुआ है 35वां एडिशन हुआ है। इसमें इस बार 10 एजेंडा थे जिनकी टोटल कॉस्ट थी 54,675 करोड़ रुपीज़। मैं आपको बता दूं, इसमें से जो 9 प्रोजेक्ट में से 3 प्रोजेक्ट तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ही प्रोजेक्ट थे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पर इंडियन गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। तो आप देखिएगा, प्रगति मीटिंग इसका 35वां एडिशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया। किसकी अध्यक्षता में? पीएम मोदी की अध्यक्षता में। 2015 में लॉन्च हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्टेट की झांकी को, टेबलेक्स को 72nd रिपब्लिक डे परेड वाले दिन फर्स्ट प्राइज दिया गया है? तो आपको पता ही है, जो हमारा रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस होता है वहां पर हर स्टेट द्वारा एक झांकी निकाली जाती है। तो इस बार यूपी की झांकी को फर्स्ट प्राइज मिला है। ये देख लीजिए, यूपी गवर्नमेंट की ये झांकी है, राम मंदिर पर आधारित इनकी झांकी थी। इसको फर्स्ट प्राइज मिला है सभी झांकियों में। तो यूपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर का एक झांकी निकाली थी। वाल्मीकि जी ये रामायण लिख रहे हैं और ये यूपी है। अच्छा, ये जो झांकी थी राम मंदिर की, इसका थीम क्या था? अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। इसको फर्स्ट प्राइज मिला है गणतंत्र दिवस पे परेड के दौरान सभी झांकियों में। सेकंड नंबर पे आया है त्रिपुरा की जो झांकी थी वो आई है सेकंड नंबर पे, और उत्तराखंड की झांकी आई है 3rd नंबर पे। तो ये फर्स्ट प्राइज याद रखिएगा, यूपी की झांकी को मिला है, राम मंदिर पर आधारित झांकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 को रिलीज किया गया है। आपको बताना है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक इस बार के सीपीआई में है 86। क्या है? 86। यहाँ देख लीजिए, CPI 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 86। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 1995 से एनुअली रिलीज किया जा रहा है।
इस बार टोटल 180 कंट्रीज़ का एनालिसिस किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंक है 86। इंडिया को 6 प्लेसेस का नुकसान हुआ है। लास्ट टाइम यानी 2019 में इंडिया की रैंक थी 80 थी, इस बार कितनी है 86 है। 2020 में इंडिया का CPI स्कोर क्या है 40 है, यहाँ पे देखिएगा। ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी रैंकिंग इंडिया के साथ साथ की गई है, यानी कि इनकी भी रैंकिंग 80 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 को टॉप इसने किया है, तो 2 कंट्रीज़ ने ज्वाइंटली टॉप किया है, दोनों का स्कोर है 88। पहली है न्यूजीलैंड और दूसरी है डेनमार्क। यहाँ पे मिनिमल करप्शन है, यहाँ पे देखिएगा। सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ पे है तो सोमालिया में, तो 180th रैंक सोमालिया की आई होगी, आप समझ सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं CPI इंडेक्स 180 कंट्रीज़ का इस बार एनालिसिस किया गया है। वहाँ पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर करप्शन ही देखा गया है, प्राइवेट सेक्टर का करप्शन नहीं देखा जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। देखिए 0 to 100 स्कोरिंग की जाती है। 0 मतलब हाईली करप्ट, 100 मतलब क्लीन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन आप पढ़ लीजिएगा, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है। आपको पता है इंडिया की रैंक क्या है? तो कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 86। वहाँ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी 86 है और कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी इंडिया की रैंक 86 है। ये देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया। 98 कंट्रीज़ का परफॉर्मेंस एनालिसिस किया गया कोविड को कंट्रोल करने के लिए, इसमें इंडिया की रैंक है 86। तो आप देख सकते हैं कोविड-19 रिस्पॉन्स आधारित जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, उस डाटा के आधार पर लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है। इंडिया की रैंक याद रखिएगा 86। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स को टॉप किसने किया है? तो न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। सेकंड आई है वियतनाम। बॉटम रैंक किसकी है, यानी 98th रैंक किसकी है? तो ब्राज़ील की है। सबसे खराब परफॉर्मेंस इसकी रही है कोविड रिस्पॉन्स के टाइम। चाइना का डाटा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि कोई भी पब्लिक डाटा चाइना ने अवेलेबल नहीं किया था, तो इसलिए चाइना को कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में शामिल नहीं किया गया। किसने रिलीज किया है कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स? लोवी इंस्टीट्यूट, सिडनी में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 57th फाउंडेशन डे जो है सेलिब्रेट किया गया है 14 जनवरी 2021 को, यानी 2021 को। आपको बताना है FCI को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो FCI को 1965 14 जनवरी 1965 को स्थापित किया गया था। ये आप पढ़ लीजिए। रिसेंटली पीयूष गोयल, जो कि वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं, रामविलास पासवान जी की डेथ के बाद पीयूष गोयल को मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बना दिया गया था। इन्होंने 14 जनवरी 2021 को FCI के 57th फाउंडेशन डे का जो सेलिब्रेशन था, इसका इनॉग्रेशन किया। इस बार FCI ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। आपको याद ही होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत फ्री में राशन दिया गया था लोगों को। इसके लिए 305 लाख मीट्रिक टन एडिशनल फूड ग्रेन, इसका प्रोक्योरमेंट किया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और इस बार FCI ने 140 लाख मीट्रिक टन पैडी यानी धान और 390 लाख मीट्रिक टन वीट यानी गेहूं का भी प्रोक्योरमेंट किया था। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस बार प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बढ़ा दिए थे लगभग 50% से। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया याद रखिएगा 57th स्थापना दिवस मनाया गया है 14 जनवरी 2021 को। यहाँ देख लीजिए, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत स्थापित की गई थी। एक्ट पास हो गया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ एक्ट कब पास हुआ था? 1964 में, लेकिन बॉडी सेटअप की गई थी नेक्स्ट ईयर 14 जनवरी 1965 को। इनिशियली इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में था, लेकिन बाद में न्यू दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD कौन है? चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किस कंट्री को एक ओशियन गोइंग वेसल डिलीवर करने के लिए $12.7 मिलियन का एग्रीमेंट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है? तो GRSC लिमिटेड द्वारा गुयाना के साथ 12.7 मिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, ताकि ओशन गोइंग वेसल रिलीज किया सकें। ये देख लीजिए, रिसेंटली GRSC लिमिटेड ने 12.7 बिलियन डॉलर का, मिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गुयाना के साथ, ताकि ओशन गोइंग वेसल जो है डेवलप किया सके।
आपको पता ही है गुयाना, ये साउथ अमेरिका रीजन में पड़ता है, नॉर्थन कंट्री है गुयाना। लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं वेनेजुएला है, राइट में है सूरीनाम। गुयाना का जो कोस्ट है अटलांटिक ओशन से छूता है, ऐसे में इसको एक ओशन गोइंग वेसल चाहिए निगरानी के पर्पज से। उसको बनाया कौन? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता में है। डील हुई है 12.7 मिलियन डॉलर की, आप इतना याद रखिएगा। 1700 टन का ये वेसल होगा। स्पीड क्या होगी? 15 नॉट्स। समुद्र में जो स्पीड होती है वो 15 मतलब कि नॉट्स में बताई जाती है। GRSC कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। गुयाना को ये वेसल देगा। तो गुयाना की बात कर लेते हैं। साउथ अमेरिका की नॉर्दर्न कंट्री है गुयाना। कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। करेंसी क्या है? गुयानीज डॉलर। और गुयाना के प्रेसिडेंट कौन है? इरफान अली। नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लेक्सिबल बुलेट प्रूफ वेस्ट है, जैकेट है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है। आपको पता ना शक्ति को डेवलप किसने किया है? तो हमेशा की तरह मेजर अनूप मिश्रा। किसने? मेजर अनूप मिश्रा ने शक्ति बुलेट प्रूफ जैकेट को डेवलप किया है। ये देखिए, ये है मेजर अनूप मिश्रा। इन्होंने ये शक्ति जो बुलेट प्रूफ जैकेट है इसको डेवलप किया है। ये जो शक्ति बुलेट प्रूफ जैकेट है वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट है। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि मेल कॉम्बैट और फीमेल कॉम्बैट दोनों इसको पहन सकते हैं। तो आप देखिएगा, इंडियन आर्मी के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति को बनाया है। बात करते हैं इंडियन आर्मी की, तो 1895 में इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। देखिए, इंडियन आर्मी में सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल अब तक हुए हैं, एक KM करियप्पा, दूसरे सैम मानेकशॉ। वर्तमान में इंडियन आर्मी के 28th आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल विपिन रावत। यह क्वेश्चन है, PNG बेस्ड कुकिंग स्टोव्स बनाने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी PCRA ने किसके साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो PCRA और EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है ताकि एनर्जी एफिशिएंट PNG बेस्ड कुकिंग स्टोव जो है डिस्ट्रीब्यूट किया सके। ये देख लीजिए, EESL और PCRA ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि एनर्जी एफिशिएंट PNG बेस्ड पेट्रोलियम नेचुरल गैस बेस्ड कुकिंग स्टोव जो है डिस्ट्रीब्यूट किया सकें। अभी जो कुकिंग स्टोव होते हैं उनमें आप कैरोसिन यूज़ करते हैं जिससे पोल्यूशन होता है, लेकिन अगर PNG बेस्ड कुकिंग स्टोव होंगे तो उससे पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। इसलिए उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए EESL और PCRA ने आपस में MOU साइन किया है। मैं आपको बता दूं, एक एनर्जी एफिशिएंट PNG कुक स्टोव प्रोग्राम लॉन्च किया गया है दोनों के द्वारा मिलकर। उसी के तहत फर्स्ट फेज में एनर्जी एफिशिएंट PNG कुकिंग स्टोव जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आप देखिएगा, लगभग 10 लाख के आसपास ये स्टोव होंगे। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कितने PNG आधारित कुकिंग स्टोव डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? तो 10 लाख। क्योंकि EESL के साथ MOU या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो EESL की बात कर लेते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड एनर्जी सर्विस कंपनी है इंडिया की, और ख़ास बात क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एनर्जी सर्विस कंपनी है। पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में तो कई सारी हैं। 2009 में स्थापना हुई थी EESL की। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन कौन है? राजीव शर्मा। नाम याद रखिएगा, राजीव शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मी इंडिया के साथ मिलकर किसके द्वारा शिक्षा हर हाथ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो शिक्षा हर हाथ इनिशिएटिव लॉन्च किया है सोनू सूद ने। किसने? सोनू सूद ने। ये देख लीजिए, ये है सोनू सूद। इन्होंने मी इंडिया के साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ इनिशिएटिव लॉन्च किया है उन अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट के लिए जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कोई स्मार्टफोन नहीं है। तो जो रेडमी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्मार्टफोन जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि वो बच्चे जो एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उनको हेल्प किया सके। तो शिक्षा हर हाथ इनिशिएटिव किसका है? सोनू सूद का इनिशिएटिव है। रेडमी के साथ इन्होंने एक ये कह सकते हैं अलायंस किया है शिक्षा हर हाथ इनिशिएटिव के लिए। वैसे रेडमी किसका ब्रांड है? तो Xiaomi का रेडमी ब्रांड है और दोनों चाइनीज फर्म है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी को किस इंडियन बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? तो ये 2 मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं SBI में। रिसेंटली अश्विनी कुमार तिवारी और स्वामीनाथन जानकी रमन, इनको SBI का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये देख लीजिए,
कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, जिसके हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा स्वामीनाथन, जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। एसबीआई देखिए, जो अभी तक स्वामीनाथन, जानकीरमन थे वो एसबीआई में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे फिनांस के, और जो अश्विनी कुमार तिवारी हैं वो एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ थे। अब दोनों लोग मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे एसबीआई में। एसबीआई में टोटल 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, और उसके अलावा दिनेश कुमार खारा जी तो चेयरपर्सन बन गए हैं। तो 2 ये हो गए आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, एक स्वामीनाथन, दूसरे अश्विनी कुमार तिवारी, तीसरे हैं CS सेट्टी और चौथे हैं अश्विनी भाटिया। तो 4 MD होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1921 में 3 प्रेसिडेंसीज बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। बाद में 1 जुलाई 1955 को ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बन गई? SBI। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरपर्सन कौन है? अभी बताया, दिनेश कुमार खारा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लोग अजीब अजीब बुक पता नहीं क्यों लिखते हैं यार। फ्लाइंग ब्लाइंड यानी कि अंधी उड़ान, मतलब क्रिटिसिज्म करना है तो कैसे भी करोगे यार, इंडिया का भी तो नाम खराब हो रहा है। ये देखो, फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये बुक लिखी है मोहम्मद जीशान ने। कल देखिए, ठीक है आप विरोध करिए, किसानों ने विरोध किया वो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से तिरंगे को लाल किले से फेंका गया है ये बहुत बहुत घिनौनी हरकत है, ये बर्दाश्त नहीं थी। ये देखिए, ये बुक है फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। ये बुक लिखी है मोहम्मद जीशान। किसने लिखी है? मोहम्मद जीशान। जो फ्रीडम गजट है उसके एडिटर इन चीफ हैं मोहम्मद जीशान। इन्होंने फ्लाइंग ब्लाइंड लिखी है, यानी कि अंधी उड़ान। तो पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये बुक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर में यूपीआई बेस्ड इंटरफेस के आधार पर आधारित, यूपीआई पेमेंट आधारित इंडिया का सबसे बड़ा एप्लीकेशन कौन बन गया है? तो पहले गूगल पे के द्वारा मैक्सिमम यूपीआई पेमेंट होते थे, फ़ोन पे ने गूगल पे को पीछे छोड़ दिया दिसंबर में। अब फ़ोन पे यूपीआई आधारित इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो फ़ोन पे दिसंबर में इसने गूगल पे को पीछे छोड़ दिया है, और लगभग 902.03 मिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिनके द्वारा 1.82 ट्रिलियन रुपीज़ जो है इधर से उधर भेजे गए हैं। तो वॉलमार्ट आपको याद ही होगा, वॉलमार्ट बैक्ड पेमेंट ऐप जो है आपका फ़ोन पे, इसने गूगल पे को सरपास कर दिया है। एनपीसीआई ने लास्ट मंथ का डाटा रिलीज़ किया है। फ़ोन पे के जो ट्रांजेक्शन ग्रोथ हुई है 3.87 हुई है, जो कि गूगल पे की काफ़ी कम है। फ़ोन पे की बात करें 2015 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, और वॉलमार्ट में इसको खरीद लिया था क्योंकि ये फ्लिपकार्ट का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो फ्लिपकार्ट को भी वॉलमार्ट में खरीद लिया है, तो फ़ोन पे के अपने आप ही हो गए। फाउंडर एंड CEO कौन है फ़ोन पे के? समीर निगम। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, समीर निगम का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो रमेश पोखरियाल को इनके लिटरेरी वर्क के लिए, यानी साहित्यिक कार्य के लिए कनाडा के हिंदी राइटर गिल्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये देख लीजिए, रमेश पोखरियाल निशंक जी, एजुकेशन मिनिस्टर, इनको कनाडा हिंदी राइटर गिल्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जब सम्मानित किया गया है तो इंडिया के जो हाई कमिश्नर है कनाडा में, अजय बिसारिया, वो भी उस ओकेजन में प्रेजेंट थे। तो कनाडा में इंडिया के हाई कमिश्नर कौन है? अजय बिसारिया, नाम याद रखिएगा। सिर्फ यही एक अवार्ड इनको नहीं दिया गया है रमेश पोखरियाल को, इसके अलावा उत्तराखंड के साहित्य गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। बात करते हैं कनाडा के, क्योंकि हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड कनाडा से सम्मानित किया गया है। तो कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। और जस्टिन ट्रूडेउ इस समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरेलसुख उखना ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रिजाइन कर दिया है अपनी पूरी गवर्नमेंट समेत। आपको बताना है ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? तो खुरेलसुख उखना ये मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर थे। ये देख लीजिए, ये है खुरेलसुख उखना। इन्होंने अपनी पूरी गवर्नमेंट समेत रिजाइन कर दिया है कोविड-19 क्राइसिस के कारण जो पब्लिक आउटरीच हो गया था मंगोलिया में, उसके चलते खुरेलसुख उखना मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर इन्होंने रिजाइन कर दिया है। सिर्फ खुरेलसुख उखना एकमात्र प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने कोविड के कारण रिजाइन किया है। रिसेंटली इटली के प्राइम मिनिस्टर गुसेप कोंटे ने भी रिजाइन किया था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अब खुरेलसुख उखना ने रिजाइन कर दिया है,
ये मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। बात आई है मंगोलिया की, तो कैपिटल क्या होती है मंगोलिया की? उलन बतर। प्रेसिडेंट कौन है? ये खल्तमागी बतुल्गा, खल्तमागी बतुल्गा मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी क्या है? मंगोलियन टोगरोक। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर खुरेल सुख उखना ने रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSC, जो कि इंडिया का पहला डीमैटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। इसको किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो NSC को स्थापित किया गया था 1992 में। कब? 1992 में NSC को स्थापित किया गया था। यहाँ देख लेते हैं। रिसेंटली NSC डाटा एंड एनालिटिक्स, जो कि NSC की एक सब्सिडरी है, इसके द्वारा कोजेंसिस इंफॉर्मेशन सर्विसेज को एक्वायर किया गया है 140 करोड़ रुपए में। 140 करोड़ रुपए में कोजेंसिस इंफॉर्मेशन सर्विसेज को एक्वायर किया है NSC डाटा सर्विसेज ने। मैं बता दूं, कोजेंसिस जो कंपनी है वो रियल टाइम पर मार्केट डाटा प्रोवाइड करती है, जिसको रिसेंटली एक्वायर कर लिया है NSC डाटा एंड एनालिटिक्स, जो कि NSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इंडिया का पहला डीमैटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। 1992 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। वर्तमान में NSC के चेयरपर्सन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और विक्रम लिमॉय इसके MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1955 में इंडिया का पहला लॉ कमीशन जो है स्टैब्लिश किया गया था। इसके चेयरपर्सन कौन बने थे? तो 1955 में 1955 में आज़ादी के बाद जो इंडिया का पहला लॉ कमीशन बना था उसके चेयरपर्सन थे MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़, सॉरी, ये देख लीजिए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने होम मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री से पूछा है कि भाई लॉ कमीशन क्यों नहीं अपॉइंट हो रहा है? 3 वर्ष हो गए, लास्ट वाला जो लॉ कमीशन था 21st लॉ कमीशन, उसको समाप्त हुए। 21st लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस BS चौहान, ये 21st लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे। उसके बाद अभी तक 3 वर्ष हो गए हैं, लेकिन लॉ कमीशन नहीं बना है। 2018 में समाप्त हो गया था इसका टेन्योर। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22nd लॉ कमीशन के लिए अप्रूवल दे दिया था पिछले साल फरवरी में, लेकिन तब से लेकर अभी तक ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बना है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है तो गवर्नमेंट कहेगी कोविड क्राइसिस चल रहा था तो हम लॉ कमीशन नहीं बना पाए। बाकी अपनी जेबें भरी जा रही हैं, वो कोई बात नहीं। लॉ कमीशन की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री का प्रोस्पेक्ट ये है कि इंडिया में जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो ब्रिटिश राज में स्थापित हुआ था 1834 में। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ये स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। लेकिन आज़ादी में जो 1955 में बना था फर्स्ट लॉ कमीशन, ये कोई स्टैचुरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है लॉ कमीशन। इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? MC सीतलवाड़, जो कि इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी थे। आप देखिएगा, तो MC सीतलवाड़ इंडिया के पहले लॉ कमीशन जो कि 1955 में बना था आज़ादी के बाद, उसके अध्यक्ष थे। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का ही जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।